नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जीएस फोर्थ पेपर इथिक्स वाले पेपर को लेकर के पूरा डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं। हमने बताया था भैया टोटल 8 वैल्यूम ही है इथिक्स में, आपका जो जीएस फोर्थ है उसमें से आज चौथा वाला वैल्यूम भी समाप्त हो जाएगा। चौथा वाला वैल्यूम क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो पिछला वाली क्लास में हमने पूरा डिटेल से बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके उदाहरण किस प्रकार के हैं, ठीक ना। इसके अलावा हमने ये बताया कि सिविल सर्विसेज में इमोशनल इंटेलिजेंस की उपयोगिता क्या है, ठीक है भैया। साथ ही हमने ये बताया कि पीटर सैलोवी साहब ने 4 स्तर निर्धारित किए हैं और यह भी बताया कि जो डेनियल गोलमैन साहब हैं इन्होंने जो है कुछ अवयव बताया है किसके लिए? इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। तो पिछला वाला वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे ये वाला वीडियो आपको हवा नहीं लगेगी, ठीक है ना। हवा नहीं लगेगी मतलब कि समझ में नहीं आएगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि पिछला वाला वीडियो देखने के बाद ही ये क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आ जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने के तरीके। आज ये आपका टॉपिक है, आज खत्म मैं कर दूंगा, ठीक है ना। फिर कल से आपका जो है 5वां वैल्यूम खोज मैं स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल इमोशनल इंटेलिजेंस हमने क्या बताया था कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचार, मन स्थिति और उसके जो है तमाम प्रकार की धारणाओं को समझता है और फिर उसका एक उचित प्रबंधन करता है, ठीक है ना, वही क्या है? आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। तो पिछला वाला क्लास देख लीजिए, सारा कुछ हमने क्लियर कर लिया है। यहाँ पर देखिए डेनियल गोलमैन साहब को लेते हैं। तो डेनियल गोलमैन साहब ने ये कहा कि भाई भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है उसके सीखने के तरीके 2 प्रकार से हो सकते हैं। पहला कॉग्निटिव लर्निंग होता है और दूसरा जो है इमोशनल लर्निंग होता है। समझते हैं इसको। जो संज्ञानात्मक अधिगम और एक भावनात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है कि एक कोई बच्चा है, उसको मान लीजिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना है तो वो क्या करता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने की एक किताब ले लेता है या सोशल मीडिया पर चला जाता है या गूगल कर लेता है या जो है चैट जीपीटी या फिर ग्रोक का इस्तेमाल करता है और यहां से वो सीख लेता है। लेकिन समझिए बात ना कि वो प्रैक्टिकली नहीं है, वो समाज में उसका उपयोग नहीं कर रहा है, बल्कि वो किताबों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी कंटेंट के माध्यम से वो जानकारी ले रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हम फॉलो कैसे करेंगे, पर वो प्रैक्टिकली नहीं है। तो वो तो अंतर्मुखी हो सकता है, ठीक ना भैया। तो यहाँ पर वही पढ़ना है कि भाई एक तो जो है हमको जानकारी मिलती है बुक के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से या फिर जो है तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस को हम सीख सकते हैं। सुनिए जरा इसको क्या लिखे हैं हम कि संज्ञानात्मक रूप से सीखने के लिए केवल बौद्धिक पक्षों की आवश्यकता होती है। मतलब हमारे पास दिमाग है, हमारे पास बुद्धि है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है सीख सकते हैं, ठीक है ना भैया। फिर कह रहा है कि संभावना यह है कि व्यक्ति की कार्यकुशलता अच्छी हो, दक्ष हो जाए, किंतु वह अभिव्यक्त क्षमता ना रखता हो। यहां पर एक बड़ी एक समस्या है। जैसे नहीं कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनको कुछ सीखना होता है ना तो तुरंत किताब का सहारा लेते हैं। अरे भैया प्रैक्टिकली आओ ना, समाज के साथ आओ ना, व्यक्तियों के साथ, देश को, कल्चर को देखने का प्रयास करो। उसके बाद जो आपको अनुभव होगा ना वो अलग प्रकार का होगा। वहां पर जब आप अभिव्यक्त करोगे ना तो अलग प्रकार की अभिव्यक्ति आप करोगे। सारी की चीजें किताब से नहीं हो सकती। हाँ, किताब को हासिल करके आप कंटेंट तो ले लोगे कि हाँ इसी प्रकार जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता चलती है, लेकिन अभिव्यक्ति आप में बेहतर नहीं होगी, ठीक है ना। आप में हो सकता है कि आप दक्ष हो जाओ, आपके भीतर जो है नॉलेज हो जाए कि हाँ ये जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा, लेकिन आप में जो है जो एक्सप्रेस करने की क्षमता हो वो शायद बेहतर ना हो। वह व्यक्ति अत्यंत संकोची, एकांत प्रिय और अंतर्मुखी होता है। मतलब इंट्रोवर्ट व्यक्ति होते हैं ना जी, बहुत से लोग नॉलेज हर प्रकार का रखते हैं वो लोग, नो डाउट, लेकिन वो इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बोलते नहीं, ज़्यादातर एकांत में रहने का प्रयास करते हैं, संकोची होते हैं। मेरे दोस्त हैं कुछ ज़्यादातर जो है इसी प्रकार के मिलते हैं। मतलब कि वो नॉलेज तो हर प्रकार का है भाई, वो बहुत सोसाइटी युक्त व्यक्ति हैं, हर चीज़ उनमें बेहतर है, लेकिन जो अभिव्यक्त करने की क्षमता है, जो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए वो नहीं है, बल्कि वो इंट्रोवर्ट है, ठीक है ना। फिर अब अच्छा ये समस्या है कि अगर व्यक्ति संकोची होगा, एकांत प्रिय होगा या अंतर्मुखी व्यक्ति होगा, लेकिन वो दक्षता रखता है, तो समस्या क्या आएगी ना कि औसत दर्जे से कम उसको जो है सफलता प्राप्त होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी और मनमोहन सिंह का। क्या आप बताएंगे कि इसमें दक्ष व्यक्ति कौन है? दक्ष व्यक्ति आपको जो है मनमोहन सिंह मिलेंगे, पूर्व पीएम थे, दक्ष व्यक्ति। लेकिन जो अचीवमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने हासिल किया, मेरा ये नहीं कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ये हर चीज़ों में जो है प्रधानमंत्री, मतलब कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री मोदी से हर चीज़ों में पीछे थे। मेरा ये कहना है कि पीएम मोदी जो है वो एक्सट्रोवर्ट हैं, ठीक है ना। उनके पास नॉलेज है, उन्होंने समाज से सीखा, देश से सीखा, कल्चर से सीखा, हर कल्चरों में वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो अनुभव से सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो पीएम मोदी और जो है मनमोहन सिंह के बीच यही डिफरेंसेस है कि पीएम मोदी आपको जो पीएम मनमोहन सिंह जो पूर्व पीएम, डेथ भी हो गई इनकी, तो ये जो है कॉग्निटिव लर्निंग के माध्यम से इमोशनल इंटेलिजेंस को संचालित कर रहे थे। लेकिन जो पीएम मोदी हैं ये भावनात्मक मतलब इमोशनल लर्निंग के माध्यम से ये अपना जो है जीवन का संचालन या राजनीतिक संचालन करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो व्यक्ति है ये कुल मिला जुला करके एक किताब के माध्यम से या किसी कंटेंट के माध्यम से भावनात्मक लर्निंग, भावनात्मक बुद्धिमत्ता सीखने का प्रयास करता है, लेकिन ये अभिव्यक्त ना कर पाता है, इंट्रोवर्ट होता है, एकांत प्रिय होता है, बहुत संकोची होता है, देन वो उसको वो सफलता नहीं मिल पाती जो वाकई उसको जीवन में होनी चाहिए थी, ठीक है ना।
खैर आते हैं भावनात्मक लर्निंग पे, जिसको हम इमोशनल लर्निंग कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है देखिए कि लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह संज्ञानात्मक अधिगम के आगे की प्रक्रिया, मतलब मेरा ये कहना है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी के पास ये तो होगा ही भाई, बिना नॉलेज के वो जो है इसका प्रयोग तो कर ही नहीं पाएंगे ना, तो ये तो नॉलेज होगा ही, लेकिन इसके आगे की भी प्रक्रिया होती है। जैसे कि जो है आपको जानकारी है तो आप प्रैक्टिस करिए, उसका उपयोग करिए समाज में, आप जो है बार बार अभिव्यक्त करिए उसको, ठीक है ना। मतलब कि ये व्यक्ति इंट्रोवर्ट से क्या हो सकता है, जब बहिर्मुखी हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, तो वो जो है क्या कहलाता है, आपका भावनात्मक लर्निंग कहलाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यह संज्ञानात्मक अधिगम के आगे की प्रक्रिया है। अतः जानकारी के साथ साथ वह दैनिक जीवन में अपने आदत में शामिल कर रही, मतलब कि सीधी सी बात है कि जानकारी उसको तो है ही, साथ ही साथ वह जब दैनिक जीवन में अपनी आदत में वो चीजें शामिल कर लेता है, परिणामता क्या होता है कि व्यक्ति क्या हो जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है, ठीक है। औसत स्तर से उसको सफलता की संभावना अधिक है कि वो मिलेगी ही मिलेगी। जानते हैं कुछ लोगों को कम नॉलेज होता है, कम मैच्योर्ड होते हैं, कम मतलब कि उनको जानकारी होती है, लेकिन उनके बोलने की शैली इतनी अच्छी होती है कि औसत दर्जे से ज्यादा फिर उनको सफलता मिलती है। ये आप देख लीजिए ना उदाहरण, ठीक है भैया। देखना कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इस इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग हम विद्यालयों में कैसे करते हैं। आपको पता होगा कि यूएसए में एक बड़ी अच्छी चीज है कि वहां पर जो विद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं, वहां पर इसका प्रयोग कैसे चलता है। सेल, जिसे हम जो है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग कहते हैं, इसका एक पाठ्यक्रम कराया जाता है। इस पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है और जो इमोशनल लर्निंग है उसको डेवलप किया जाता है बच्चों में। कैसे, एक जो है प्राथमिक स्तर पर, दूसरा माध्यमिक स्तर पर और तीसरा उच्च कक्षा में, ठीक है ना। तो जो प्राथमिक स्तर है, यहाँ पर फिल्म, चित्र, व्यवहारिक स्वरूप ये सब दिखाया जाता है बच्चों को, मतलब कि चित्र वगैरह ज्यादातर दिखाया जाता है, और चित्र वगैरह दिखा करके जो है बच्चों को जो है धीरे धीरे इमोशनल लर्निंग की तरफ लाने का प्रयास किया जाता है। फिर माध्यमिक स्तर पर बच्चा जब जाता है तो उसको अभ्यास कराया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है ना, ताकि वो बच्चा क्या हो सके, परिपक्व हो सके। फिर जब वो हाई क्लास में पहुंचता है, हाई क्लासेस में, तो उच्च कक्षा में पहुंचने के बाद उसको जो है नेतृत्व दिया जाता है, मतलब लीडरशिप दिया जाता है। तो नेतृत्व प्रबंधन कैसे करना है, समस्या का समाधान कैसे करना है, ये सब सारा कुछ जो है उसको सिखाया जाता है, ताकि वो इमोशनल लर्निंग का प्रयोग कर सके और देश के पार्टिसिपेशन में या समाज के जो है विकास में वो बेहतर योगदान दे सके, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि जो सेल है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग कहाँ पे हो रहा है, ये आपका जो है यूएसए में हो रहा है, ठीक है ना। ये मतलब कि जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का एक माध्यम है। किस प्रकार, एक प्रकार का पाठ्यक्रम है, यूएसए में पढ़ाया जाता है, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च कक्षा में। तो इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम जब निकला तो देखा गया कि भाई दुर्व्यवहार में कमी आ रही है बच्चों में, सकारात्मक व्यवहार हो रहा है और विद्यार्थियों में अनुशासन हो रहा है, लीडरशिप उनकी बढ़ रही है, ठीक ठाक। तो ये सब सारा कुछ जो है हमको आफ्टर मैथ दिखाई पड़ा या फिर परिणाम दिखाई पड़ा। देखना यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि स्वयं से सीखने का तरीका क्या, क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो स्वयं से सीखा जा सकता है। बिल्कुल सीखा जा सकता है। कैसे, आत्म मूल्यांकन करके। भाई जो आप दिन भर काम करते हो ना, या एक साल में आपने जो काम किया ना, तो उसको जो है आप मूल्यांकन करिए ना, अपना मूल्यांकन खुद करके जो है एक डिसीजन पर पहुंचिए, ठीक है ना। तो आत्म मूल्यांकन करके, अंतरात्मा के आधार पर निर्णय, भाई आपके दिल की आवाज, अंतःकरण की आवाज या कंसाइंस की आवाज, आप कभी कभी कहते हैं परमात्मा की आवाज, ठीक है ना। तो जो अंतःकरण की आवाज है, इसके आधार पर भी आप जो है अपना मूल्यांकन करें, इसको सीखने का प्रयास करें और निर्णय क्षमता में जो है आप जो है आगे बढ़ें। फिर कह रहा कि तनाव के समय निर्णय से बचना। जब कभी आप तनाव में हैं तो कोई अच्छा डिसीजन या कोई मतलब जरूरी डिसीजन ना लें, इससे बचें। कठिन परिस्थितियों में हौसला बनाए रखने तथा जो है अभ्यास करना। तो ये आप में होना चाहिए कि जब कठिन परिस्थिति हो तो अपना हौसला आप बनाए रखें, भावुकता को हावी ना होने दें, मतलब कि भावुकता में आकर के कोई डिसीजन ना लें, नहीं तो फिर आपको लॉस ही होगा। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस में हम हानियां जब पढ़ेंगे तो ये समस्या एक आती है कि भावुकता में आकर के जो है हम डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। स्व परामर्शी, अपने आप को जो है परामर्श दें, मोटिवेट करें अपने आप को। इसके अलावा नॉवेल पढ़ें, जीवनी पढ़ें, फिल्म देखें, आइडियल व्यक्तित्व को जो है फॉलो करें। तो इससे भी आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता वो क्या होगी, इनहेंस होगी, बढ़ेगी, ठीक है भैया। तो ये सब सारा कुछ हमने बताया कि स्वयं से आप कैसे सीख सकते हैं। अच्छा, विवाद की स्थिति में निम्नलिखित सुझावों का पालन करना। अगर मान लीजिए कि कोई विवाद की स्थिति हो तो उसमें कौन कौन से जो है चीजें आप पालन करेंगे। पहला, कि वर्तमान विवाद तक सीमित रखना। भाई दो पक्षों के बीच अगर विवाद चल रहा है तो कोशिश करें, अगर आप वहां पे हैं तो इमोशनल लर्निंग यही आपसे, सॉरी, इमोशनल इंटेलिजेंस आपसे यही कह रहा है कि वर्तमान विवाद को ही सीमित रखना, अतीत की बातों को ना उभारना। मतलब कि ये नहीं बाप दादा ने क्या किया वगैरह वगैरह, नथिंग मैटर। वर्तमान विवाद को आप सीमित रखिए। आप जो है हिस्ट्री में मत जाइए कि तमाम प्रकार की खोद खोद के जो है चीजें लाइए और फिर विवाद को बढ़ाइए। अपने तर्कों का चयन बेहद सावधानी से करना।
ऐसे तर्कों से बचना जो समस्या को और गंभीर बनाता हो, मतलब कि ऐसे तर्क ना देना कि समस्या के और गंभीर बना दे। तो ऐसे मतलब कि थोड़ा सा भाषा जो हो वो आपकी सरल हो, उदारपूर्ण हो, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना, ठीक है ना। फिर दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से किसी समस्या को देखने की कोशिश करना, अपना है एंगल से केवल नहीं देखने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। दूसरे के एंगल से भी उसकी समस्या को देखिए, उसके बाद जो है अपना डिसीजन पे आइए। ऐसे सुझाव देना जो दोनों पक्षों के लिए संभव हो, भाई दोनों पक्ष राजी हों, ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष जो है उससे राजी हो। जहां तक हो सके दूसरे के पक्ष की गलतियों को मन में ही माफ कर देना। ये नहीं कि मतलब कि आपने जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का तो प्रयोग कर दिया, लेकिन दिल में जो है वो दगा लेकर बैठे हैं या कब इसको जो है पाऊं और कब जो है इसके ऊपर वो जो है प्रहार करूं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। गलती जो है आप अपने मन में ही माफ कर दीजिए। तो ये हमने बताया कि भाई विवाद की स्थिति में किस प्रकार के जो है चीजें आपको फॉलो करनी है, तो ये हमने कुछ सुझाव दिया, ठीक ना भैया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं इमोशनल लर्निंग मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कुछ हानियां हैं। कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं भाई। हमने कहा कि ज़्यादा अगर आप में जो है भावनात्मक चीज़ें डेवलप होंगी ना, तो जो आप निर्णय लेना चाहेंगे एक तार्किक निर्णय, तो वो आपकी जो है निर्णय क्षमता बाधित होगी, आप कमजोर पड़ेंगे, या फिर कहीं हिंसा या फिर कहीं पे जो है शोषण, ये सब सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो कौन कौन सी जो है हानियां हमको दिखाई दे सकती। पहला कि हिंसा के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। ऑफकोर्स जो आतंकवादी संगठन है, उग्रवादी संगठन है, वो क्या करते हैं कि ऐसा इमोशनल कंटेंट बनाते हैं और लोगों की जरूरतों के अनुसार उनको जो है इसको जो है आउटपुट करते हैं, मतलब कि उनको इमोशन में डाल करके उग्रवाद या फिर हिंसा के लिए या फिर आतंकवाद के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे हिटलर ने जो है जर्मन भावनाओं के साथ एक खेलता था, ए आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। फिर आतंकी समूहों द्वारा कुछ लालच व जो है भावनाओं के आधार पर माइंड परिवर्तन, मतलब कि माइंड वॉश किया जाता है। धर्म, संप्रदाय, वर्ग, ये लोग भी जो है क्या करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके अपने धर्म के प्रति जो है उग्रवादी होने, जैसे नहीं कि तमाम इतने समय दल चलते हैं, हिंदूवादी दल या फिर मुस्लिमों का भी दल चलते हैं और बजरंग दल, तमाम प्रकार के जो दल हैं, तो ये मतलब कि क्या करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके एक उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं। तो इससे क्या होगा, असहिष्णुता बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी होंगी। तो ये सब कुछ हानियां मैं दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। अत्यधिक भावुक होने का जोखिम होता है भाई। अत्यधिक अगर आप भावुक होंगे तो क्या होगा, दूसरों की भावनाओं को अधिक समझने से व्यक्ति अधिक भावनात्मक हो सकता है तथा निर्णय क्षमता क्या हो सकती है उसकी कमजोर हो सकती है, ठीक है ना। फिर कमजोर वर्ग या फिर महिला या गरीब, इनका शोषण विचारों का होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के आधार पे लोग शोषण करते हैं, शोषण का खतरा बना रहता है, खास करके महिलाओं का जो ये यौन शोषण सबसे लिए इनका खतरा बना रहता है महिलाओं के लिए, ठीक है ना। धर्म परिवर्तन, आप देखते हैं कि पिछले कुछ समय से जो ईसाइयन धर्म है ना, वो तेजी से एक्सप्रेड हो रहा है। क्यों, क्योंकि गरीब, बेरोजगार, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये पिछले कुछ समयों से जो है इनको क्या करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का ये प्रयोग करके मतलब कि गरीबी बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करते हैं। इनको जीसस के जो है उस उदारपूर्ण जो है विचारों को जो है प्रभावित करने के लिए ये उनको टॉपिक देते हैं, पढ़वाते हैं, बताते हैं, है ना। ये सब इस्तेमाल करके या फिर उनको एजुकेशन देना, उनके स्वास्थ्य की जो है सुरक्षा करना, तमाम सारी चीज़ें फिर धर्म में परिवर्तन कराती है। तो धर्म परिवर्तन का भी एक माध्यम बन सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसे मनोवैज्ञानिक बोझ, आलोचनात्मक सोच में कमी, है ना, औपचारिक स्वरूप का घटना, ये सब कुछ जो है कहीं न कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस का एक जो है हानियां हमको दिखाई पड़ सकती हैं। पूरा बताया था कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, सारा कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं हो पाता है, मास्टर जो पढ़ा रहा है क्या वाकई वो जो है सही दशा और दिशा में पढ़ा रहा है। तो समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए पहला वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की उपादेयता मतलब यूटिलिटी, उपयोगिता की विवेचना कीजिए। हमने पूरा टॉपिक ये पूरा डिटेल से पढ़ाया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाकर के आप, अच्छा 2019 के पीसीएस में पूछा गया। फिर आप प्रशासनिक कार्यों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे लागू करेंगे, ये भी पूरा डिटेल से पढ़ाया है सिविल सेवाओं के लिए। फिर सांवेगिक बुद्धि, इसको हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही कहते हैं, सांवेगिक बुद्धि का शासन के संदर्भ में महत्व, तो यही वाला क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना, प्रशासन में। तो इसका महत्व, यहाँ पे उपयोगिता, यहाँ पे महत्व, वही सारा टॉपिक एमपीपीसीएस में 2015 में पूछा गया है। फिर सिविल सेवकों के लिए किन 3 सांवेगिक बुद्धि के आयामों को जानना जरूरी है। तो भाई हमने सीधी सी बात है कि डेनियल गोलमैन का बताया है कि स्व जागरूकता, स्व प्रबंधन, स्व प्रेरणा, सामाजिक जागरूकता और संबंधों का प्रबंधन, ये होना चाहिए। हमने 6 बताया है, 5-6 बताया है, उसमें से 3 ठो लिख दीजिए ना, ठीक है ना। तो ये आपका जो है 3 सांवेगिक बुद्धि के जो है आयाम। फिर भावनात्मक बुद्धि तत्वतः एक सैद्धांतिक संप्रत्यय नहीं है, किंतु एक बहुआयामी सामाजिक कौशल है। बिल्कुल सामाजिक कौशल है ये, चूंकि जो है समाज में, राजनीति में, प्रशासन में इसकी जबरदस्त उपयोगिता है, तो सामाजिक कौशल है ये। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा तथा आयामों की व्याख्या करिए।
तो फिर भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा बतानी है आपको, और जो आयाम है डेनियल गोलमैन के 5 ठो, ठीक ना, स्व जागरूकता, स्व प्रबंधन, स्व प्रेरणा, सामाजिक जागरूकता और संबंधों का प्रबंधन, ये आपको बताना है यूपीपीसी 2018 में मेंस में। फिर संवेगात्मक बुद्धि प्रभावशाली प्रणाली में बहुत आवश्यक है। भाई अगर किसी प्रणाली को जो है प्रणाली को बहुत इफेक्टिव बनाना है तो ये बहुत जरूरी है। इस कथन का प्रकाश डालिए। तो क्या दिक्कत है, ये सारा कुछ हमने बताया है। फिर संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं, इसके आयामों की विवेचना। फिर देखिए आयाम पूछ रहा है बार बार डेनियल गोलमैन, तो डेनियल गोलमैन को लेकर के आपको लिखना है, ठीक है ना। स्व प्रबंधन, स्व जागरूकता, स्व प्रेरणा, सामाजिक जागरूकता और संबंधों का प्रबंधन, ये 5 को लिखना है आपको। ये हमने पढ़ा दिया पूरी तरह, ठीक है। क्वेश्चन है सुशासन और प्रशासन के लिए संवेगात्मक बुद्धिमत्ता मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 2023 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। पूरा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। ये आपका एंड हो गया है। चौथा वाला वैल्यूम आपका क्या हो गया है भैया, एंड हो गया है। अब देखिए 5वां वाला 5th जो वैल्यूम होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे कल से, और धीरे धीरे टोटल 8 ही वैल्यूम है, ये खत्म हो जाएगा। 200 नंबर का आपका पूरी तरह 100% चीजें तैयार हो जाएंगी। उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। आप अपना एग्जाम्पल, आप अपने जो है कंटेंट, आप अपने जो है उसको जो है शब्दों में लिखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो मेरी आपसे अपील यही है कि जब तक आप अपना नोट्स नहीं बनाएंगे ना, जब तक आप लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक ना भैया। शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया जा सकता जब तक आप जो है गहराई से चीजों को नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ते हैं, अपने शब्दों में उसको नहीं लिखते हैं, अपने उदाहरण नहीं बनाते हैं, तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट दे सकूं, एक दशा और दिशा दे सकूं, एक एनालिसिस करा सकूं और एक बेहतर कंटेंट दे सकूं। बाकी लिखना आपको है, करना आपको है। मेरी महज 10% भूमिका है, 90% आपकी भूमिका है सफलता के लिए। बाकी आप अपने जो है चीजों के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। कोई टीचर, कोई कोचिंग, कोई जो है माई बाप, कोई समाज, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। मिलते हैं कल 5वें वैल्यूम के साथ। थैंक यू सो मच।